नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनुजा पर। हमारी आज की कहानी है मुंह दिखाई में मिली छोटी बच्ची की जिम्मेदारी। जब नई बहू घर में आती है तो उसे हजारों तोहफे मिलते हैं, लेकिन भावना इकलौती ऐसी बहू थी जिसे तोहफे में एक 2.5 साल की लड़की की उंगली थमा दी गई और कहा गया कि वह इस बच्ची का माँ की तरह ही ध्यान रखे। भावना के पूछने पर कि यह बच्ची कौन है, घर वालों ने केवल उसे इतना बताया कि यह उनके किसी रिश्तेदार की बेटी है और हमेशा उनके साथ ही रहेगी। नई बहू होने के नाते भावना चुप ही रही। उससे ज़्यादा वह बोल भी तो क्या सकती थी। आज भावना को सफाई करते करते घर की पुरानी एल्बम हाथ लग गई। भावना ने बड़ी उत्सुकता के साथ एल्बम को खोलकर देखना चाहा, इसीलिए उसने एल्बम को अपने दुपट्टे में छुपाने की कोशिश भी की। मगर सास ने झट से भावना के हाथ से एल्बम छीन ली और कहा, इधर दे इसे, इस पुराने एल्बम में कुछ नहीं रखा है। तू भी कहाँ पुरानी चीज़ों में टक्कर मारने लगती है। भावना की शादी को अब 6 महीने हो गए थे, लेकिन ससुराल अभी भी उसके लिए एक उलझी हुई पहेली ही था। इन 6 महीनों में भावना ने कभी भी अपने पति के किसी रिश्तेदार को नहीं देखा। ना तो कोई उनसे मिलने आता था और ना ही वह किसी से मिलने जाते थे। एक अच्छी खासी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने के बावजूद भी भावना के पति राकेश का कोई भी सोशल अकाउंट नहीं था। कोई फेसबुक आईडी नहीं थी, कोई इंस्टा, कोई ट्विटर, कोई अकाउंट नहीं था। यह बात भावना को बड़ी अजीब लगती। ऊपर से शादी के समय भी भावना को लेने बारात के साथ कुल मिलाकर 10 लोग ही आए थे, जिनमें से 8 लोग तो राकेश की कंपनी से ही थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण हमारा कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं आ सकता। हमारे कुंबे कबीले के सभी लोग और रिश्तेदार उदयपुर में रहते हैं और हम यहाँ नागपुर में। भावना की ससुराल में भावना को मिलाकर कुल 4 लोग ही थे। एक भावना की सास, एक भावना के पति राकेश, एक खुद भावना और एक सबसे रहस्यमयी 2.5 साल की लड़की दिया, जो भावना की सास को मम्मी पुकारती थी, भावना के पति को भैया, जबकि भावना को दीदी कहकर बुलाती थी। लड़की के बारे में पूछने पर भावना की सास और पति राकेश ने यही बताया था कि यह लड़की हमारे किसी रिश्तेदार की बेटी है, इससे ज़्यादा हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। भावना ने राकेश से बहस भी करी कि घर की बहू होने के नाते मुझे घर की सभी बातों का पता होना चाहिए, मगर उसकी एक भी नहीं चली। राकेश और उसकी माँ का व्यवहार भावना के प्रति अच्छा था, लेकिन वह दोनों कुछ अलग ही प्रवृत्ति के थे, हमेशा खोए खोए और उदास रहते थे। भावना को अपनी ससुराल में प्यार और इज्जत तो बहुत मिला, लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं। एक तरफ जहां घर वाले कुछ भी बताने को राजी नहीं थे, दूसरी तरफ भावना की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच भावना को राकेश ने बताया कि मुझे ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए उदयपुर जाना पड़ रहा है। उदयपुर का नाम सुनकर भावना भी राकेश के साथ उदयपुर की जाने की जिद करने लगी। देखो राकेश, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे उदयपुर घूमना है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम अपना ऑफिस का काम निपटा लेना और मैं उदयपुर घूम लूँगी। प्लीज़ राकेश, मना मत करना। राकेश ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन इस बार भावना की जिद पक्की थी। राकेश ने कहा, ठीक है भावना, लेकिन एक बात पहले ही समझ लो, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर घूमने नहीं जा सकूँगा। तुम्हें जहाँ घूमना है अकेला ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस टूर पर घूमना अलाउड नहीं होता। भावना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही उदयपुर घूम लूँगी, आप बस मुझे अपने साथ ले चलो। उदयपुर आकर भावना बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी का कारण उदयपुर की सुंदरता नहीं, बल्कि वह तो उदयपुर में राकेश के रिश्तेदारों से मिलकर उसके बारे में डिटेल से जानना चाहती थी। लेकिन उदयपुर आए हुए 2 दिन हो गए थे और उसे अभी भी राकेश के किसी रिश्तेदार या जान पहचान वालों का अता पता नहीं लग पा रहा था।
उसके पास अब केवल एक दिन बचा था। जैसे जैसे भावना के जाने का समय पास आता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी उम्मीद भी टूटती जा रही थी। अगली सुबह राकेश ने मीटिंग में जाने से पहले ही भावना को बता दिया था कि आज रात को हमें वापस जाना है। तुम अपना सभी सामान ध्यान से पैक कर लेना। जितनी खुश भावना उदयपुर आते समय लग रही थी, उतनी ही उदास भावना जाने की बात सुनकर हो गई थी। लेकिन उसके पास ना तो समय था और ना ही उम्मीद। भावना राकेश के जाने के बाद अपना सामान समेटने में लग गई। आज भावना का मन कहीं भी बाहर जाने का नहीं था, क्योंकि वह यह मान चुकी थी कि अब ऐसा एक दिन में क्या हो जाएगा जो पिछले 2 दिन में नहीं हुआ। राकेश को गए अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि भावना के कमरे की डोर बेल बजी। भावना को लगा कि राकेश शायद कुछ सामान भूल गया होगा, उसी को लेने आया है। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि उसका पैर एक कागज़ पर पड़ गया। भावना ने पैर हटाया तो देखा कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। भावना पहले तो उस कागज़ को उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन जाने क्यों उसके मन में आया कि एक बार उस कागज़ को पढ़ ले। भावना ने कागज़ को पढ़ा तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जग गई। इस पर टूटे फूटे शब्दों में लिखा था, जो राज तुम अपने शादी के 6 महीने बाद और उदयपुर आने के 2 दिन बाद भी नहीं जान सकी, वही राज मैं तुम्हें 2 मिनट में बता सकता हूँ। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। अगर तुम अभी भी उस राज को नहीं जान पाई तो जिंदगी में कभी भी नहीं जान पाओगी, क्योंकि तुम्हारी सास और तुम्हारे पति वह तो कभी अपने मुंह से तुम्हें यह राज बताएंगे नहीं, और खुद से कोशिश करके तुमने देख ही लिया है। अब अगर तुम उस राज को जानना चाहते हो तो अगले 10 मिनट में मुझे होटल की पार्किंग में मिलो। भावना को इस तरह अनजान शहर में अनजान व्यक्ति से मिलने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी उसके डर की तरह ही प्रबल थी। अंततः जिज्ञासा की जीत हुई। भावना अगले 10 मिनट में होटल की पार्किंग में थी। भावना पार्किंग में खड़ी थी कि किसी ने भावना के कंधों पर हल्का सा हाथ रखा। भावना ने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो एक लगभग 25-30 साल का व्यक्ति भावना को दिखा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको जानता हूँ कि आप भावना हो और राकेश की पत्नी भी। जिस राज को आप पिछले 6 महीने से जानना चाहती हैं, वह राज मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ यहाँ से कुछ दूरी पर चलना होगा। भावना भी मन में ठान चुकी थी कि वह चाहे जो भी हो जाए, इस राज पर से पर्दा हटाकर ही रहेगी। भावना ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं कि तुम वह राज जानते हो जिसे जानने के लिए मैं अपने शादी के बाद से ही कोशिश कर रही हूँ। व्यक्ति ने कहा, देखो भावना, विश्वास करना या ना करना यह तुम्हारा खुद का फैसला है। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो या नहीं। भावना ने डरते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम यह बात मत सोचना कि मैं इस अनजान शहर में अकेली हूँ तो तुम मुझे पागल बना सकते हो या मेरा फ़ायदा उठा सकते हो। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनजान व्यक्ति ने भावना को अपनी कार में बिठाया और होटल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय कर कार रोक दी। जहां उस व्यक्ति ने कार रोकी, वहां ना तो कोई बाजार था, ना कोई गली मोहल्ला और ना ही दूर दूर तक कोई घर मकान दिख रहे थे। भावना ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वहां एक पागल खाना था। भावना की दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा कि कहीं यह व्यक्ति उसके साथ कोई साजिश तो नहीं चल रहा। व्यक्ति ने फिर कहा, डरिए नहीं, विश्वास रखिए, मेरे साथ चलिए। व्यक्ति भावना को पागल खाने में ले आया।
चौकीदार के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि वह मिसेस नीलिमा से मिलना चाहता है। उन्होंने रजिस्टर में एंट्री करने के बाद अंदर प्रवेश किया। अंदर बढ़ता एक एक कदम भावना के मन को दुखी कर रहा था। यह एक महिला पागलखाना था। महिलाओं की स्थिति देखकर भावना का दिल दुखी हो रहा था। किसी किसी महिलाओं को तो मोटे मोटे चैनों से बांधकर संभाल रहे थे, तो कुछ महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचकर आपस में लड़ रही थी। उन महिलाओं के चेहरे और उनकी स्थिति को देखकर भावना बहुत ही भावुक हो गई थी। भावना चारों तरफ इन महिलाओं को देखती हुई जा रही थी कि मिसेस नीलिमा भी सामने से आ गई। उस व्यक्ति और मिसेस नीलिमा ने इशारों में कुछ बात करी और मिसेस नीलिमा उस व्यक्ति को वहीं छोड़कर भावना को अपने साथ अपने केबिन में ले गई। हेलो भावना, कैसी हो? मिसेस नीलिमा ने भावना का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। कहो तो तुम्हारे लिए चाय या कॉफ़ी कुछ मंगवा दूं? भावना ने ना में जवाब देते हुए कहा। क्या आप भी मुझे जानते हैं, पर कैसे? इससे पहले कि मैं खुद पागल हो जाऊं, आप प्लीज़ जल्दी से इस अनसुलझी पहेली को सुलझा दीजिए। नीलिमा जी ने कहा, शांत हो जाइए भावना जी, हम आपको सब बताएंगे और बताने के लिए ही तो आपको यहाँ बुलाया गया है। फ़िलहाल आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। अपनी कैबिन की खिड़की से मिसेस नीलिमा ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए भावना से पूछा, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? भावना ने लड़की की तरफ गौर से देखा। लड़की की उम्र लगभग 25 साल रही होगी, लेकिन उसके बिखरे बाल और उसके अस्त व्यस्त कपड़े जहां उसकी उम्र को बढ़ा रहे थे, वहीं उसकी सुंदरता को भी कम कर रहे थे। चैन से बंधी उस लड़की की तरफ भावना ने कई बार गौर से देखा, लेकिन भावना उस लड़की को पहचान ही नहीं पा रही थी। पर बहुत गौर से देखने के बाद एक बात जो भावना महसूस कर पाई वह थी उस लड़की की शक्ल भावना के घर में रह रही 2.5 साल की बच्ची दिया से मिल रही थी। कौन है ये लड़की? भावना ने हैरान होते हुए मिसेस नीलिमा से पूछा। आओ बैठो, अब मैं तुम्हें सब डिटेल में बताती हूँ। जिस लड़की को अभी तुमने देखा है उसका नाम साधना है और वह तुम्हारे पति राकेश की बहन है। क्या अगर ऐसा है तो राकेश ने मुझे इसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? ऐसी क्या बात हो गई थी जो राकेश को यह राज मुझसे छुपाना पड़ा? भावना ने अपने मन में यह प्रश्न खुद से ही कर डाला। मिसेस नीलिमा ने भावना को बताना जारी रखा। साधना पिछले 2 सालों से इसी पागलखाने में है। शुरू में जब साधना पागलखाने में आई थी तो उसकी स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब हो गई है। मैंने तुम्हारे घर वालों से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई भी जवाब आया ही नहीं। अब मैं तुम्हें साधना की कहानी बताती हूँ। साधना तुम्हारे पति राकेश की छोटी बहन है और 4 साल पहले तुम्हारे पति ने साधना की शादी बहुत ही संपन्न घर में की। लेकिन साधना का पति माधव संपन्न होने के साथ साथ एक बिगड़ैल लड़का भी था। वह साधना के साथ अक्सर नशे में मारपीट करने लगा और कुछ ही समय में रईस बाप की औलाद को साधना चुभने लगी। अब वह साधना से ऊब चुका था और उसे किसी भी तरह दूसरी पत्नी चाहिए थी, लेकिन साधना ने माधव को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। इसी लड़ाई झगड़े के बीच साधना गर्भवती हो चुकी थी और साधना ने एक बच्ची को जन्म दे दिया था। लेकिन माधव तो किसी भी तरह साधना से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। रोज रोज की लड़ाई झगड़े और कलेश के कारण अब साधना की मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति के बिगड़ने का मतलब यह नहीं था कि वह पागल है, मगर माधव ने अपनी दौलत और पहचान के दम पर साधना को यह कहकर तलाक दे दिया कि मैं एक पागल लड़की के साथ नहीं रह सकता। और यह लड़की शादी के समय से नहीं, शादी से पहले से ही पागल थी। इसके घर वालों ने हमसे यह बात छुपाई। माधव ने तो यह भी कह दिया था कि साधना ने
जिस लड़की को जन्म दिया है उसकी मानसिक स्थिति भी साधना की तरह ही खराब है और वह लड़की भी पागल है। मैं ना तो पागल पत्नी को अपने घर में रख सकता हूँ और ना ही पागल बेटे की देखभाल कर सकता हूँ। माधव के फैसले से साधना की स्थिति और खराब हो गई और उसे पागलखाने भेज दिया गया। तुम्हारे पति राकेश और तुम्हारी सास ने भी समाज के डर से साधना से मिलने आना छोड़ दिया। अब साधना यहाँ पर अकेली पड़ गई थी। तुम्हारी सास और तुम्हारे पति राकेश का कहना था कि अगर हम यहाँ पर साधना से मिलने आते हैं तो समाज के सभी लोगों को यह बात लग जाएगी कि साधना की तरह उसकी बेटी दिया भी पागल है और इस तरह दिया का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। इसीलिए तुम्हारे पति और सास ने साधना को यहाँ अकेला छोड़कर दूसरे शहर में जा बसे ताकि कोई भी दिया की असली पहचान ना जान सके और भविष्य में दिया को कोई परेशानी भी ना आए। मगर इस बीच उन्होंने एक बार भी साधना की खबर नहीं ली। इधर साधना की स्थिति अपनी बेटी और परिवार से दूर होने के कारण दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। जो लड़का तुम्हें यहाँ लेकर आया है उसका नाम दिलीप है और वह तुम्हारे पति राकेश का दोस्त भी है। जब तुम्हारे परिवार वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा था तो मैंने दिलीप का सहारा लिया। दिलीप अक्सर यहाँ पर साधना से मिलने आया करता है, लेकिन साधना तो केवल अपने भाई राकेश और अपनी बेटी दिया के नाम को ही पुकारती रहती है। दिलीप ने कई बार राकेश से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारी तरह दिलीप के हाथ भी निराशा ही लगी। इसी बीच हमें पता लगा कि राकेश और तुम किसी काम से उदयपुर आए हो। इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं हो सकता था और मेरे कहने पर ही दिलीप ने तुम्हें फॉलो करना शुरू किया। तब दिलीप को पता लगा कि तुम भी राकेश से जुड़ा यह राज जानना चाहती हो, इसीलिए दिलीप ने तुम्हें वह पत्र भी दिया। और आगे की कहानी तो अब तुम्हें पता ही है कि किस तरह तुम्हें यहाँ लाया गया। इतनी सब बातें सुनते सुनते भावना की नम आंखें अब बहती अश्रुधारा में परिवर्तित हो गई थी। भावना की आंखों से ना चाहकर भी आंसू निकल रहे थे। वह तय नहीं कर पा रही थी कि इन सब में कौन गलत था और कौन सही। भावना ने फैसला लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं साधना के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी और साधना को उसकी सामान्य जिंदगी व हालात में वापस लाकर ही दम लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे साधना से मिलवाया। अब आप प्लीज़ मुझे बताइए कि साधना की हालात को वापस ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा और क्या मैं साधना को अपने साथ घर लेकर जा सकती हूँ? भावना जी, वैसे तो हम साधना की दवाइयों और बीमारियों से संबंधित पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है, बल्कि उसकी हालत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन इस हालत में भी वह अपनी बेटी और अपने भाई राकेश को हमेशा पुकारती रहती है। मुझे लगता है अगर साधना के सामने उसके भाई और उसकी बेटी को लाया जाए तो उसकी हालत में सुधार हो पाएगा, क्योंकि साधना की मानसिक स्थिति में केवल वही लोग सुधार ला सकते हैं जिन्हें वह जानती है और आज तक याद करती है। लेकिन मैं अभी आपको साधना को आपके साथ ले जाने की परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि साधना कभी भी आक्रामक हो जाती है। इसीलिए जब तक उसकी स्थिति में सुधार होना शुरू नहीं हो जाता, मैं उसे कहीं भी नहीं भेज सकती। भावना एक टक बस साधना को ही देखी जा रही थी। आखिर साधना उसके परिवार का हिस्सा जो थी। उधर होटल में राकेश वापस आ चुका था और भावना को वहां ना पाने पर वह परेशान था। वह भावना को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन भावना का फोन आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा था। वह बहुत परेशान था। उसने होटल के सभी स्टाफ से भावना के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी भावना को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं था। तभी राकेश के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो राकेश,
मैं भावना बोल रही हूँ। मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ की लैंडलाइन नंबर से कॉल करना पड़ा। लेकिन भावना, तुम हो कहाँ? तुम ठीक तो हो ना? राकेश ने भावना पर सवालों की लड़ी ही लगा दी। राकेश, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कहाँ हूँ? तो सुनो, मैं साधना के पास हूँ। साधना का नाम सुनते ही राकेश के हाथ कांपने लगे और वह बड़बड़ाते हुए बोला, साधना? साधना कौन? राकेश, प्लीज बस करो। तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है, उसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी यहाँ आ जाओ। पहले ही वह बेचारी बिना किसी गलती के बहुत कुछ भुगत रही है, अब और नहीं। राकेश, ज्यादा मत सोचो राकेश, बस आ जाओ। इतने सालों के बाद साधना का नाम सुनकर राकेश भी अपनी बहन से मिलने के लिए तड़प गया था। वह कुछ ही देर बाद अपनी बहन साधना के पास पहुंच चुका था। साधना की हालत देखकर राकेश फूट फूट कर रोने लगा। राकेश को जब साधना के पास ले जाया गया तो साधना भी राकेश को पहचान गई और अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। भावना और दिलीप ने बड़ी मुश्किल से राकेश को संभाला। दिलीप को देखकर राकेश समझ गया कि भावना को सारी बातें दिलीप ने ही बताई हैं। राकेश ने दिलीप का धन्यवाद भी किया और उससे माफी भी मांगी कि इस परिस्थिति में मैं अपनी बहन को छोड़कर कैसे चला गया। राकेश साधना को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, मगर मिसेस नीलिमा ने राकेश को भी यही कहकर मना कर दिया कि साधना की स्थिति ठीक नहीं है, वह कभी भी आक्रामक हो सकती है। आप कुछ समय इंतजार कीजिए और साधना से मिलने आया कीजिए। इस तरह साधना की स्थिति में फर्क आएगा और फिर हम साधना को आपके साथ भेज सकते हैं। लेकिन ना तो नागपुर से उदयपुर रोज रोज आना जाना संभव था और ना ही अब राकेश साधना को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना चाहता था। इसीलिए राकेश ने मिसेस नीलिमा से प्रार्थना की कि वह साधना का ट्रांसफर नागपुर में ही किसी मेंटल हॉस्पिटल में कर दे, ताकि उसे वहां आने जाने में सुविधा हो और साधना का भी ध्यान रखा जा सके। राकेश का सुझाव मिसेस नीलिमा को अच्छा लगा। उन्होंने साधना का ट्रांसफर नागपुर के एक मेंटल हॉस्पिटल में ही करवा दिया। अब तो साधना से मिलने उसकी माँ और बेटी अक्सर आ जाया करते थे। राकेश भी साधना की स्थिति और दवाइयों का पूरा ध्यान रखता। कभी कभी दिलीप भी साधना से मिलने आ जाया करता था। अब तो साधना भी दिलीप को अच्छे से पहचानने लगी थी। घर वालों के प्यार और विश्वास से 6 महीने में ही साधना की स्थिति में बहुत सुधार हो गया। डॉक्टर ने अब साधना को कुछ दवाइयों और सावधानियों के साथ घर जाने की परमिशन भी दे दी। साधना के स्वागत में घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। साधना के आने की खुशी में भावना तो सुबह से ही अच्छे अच्छे पकवान बनाने में लग गई। इतने वर्षों बाद अपने घर में वापस आकर साधना बहुत खुश थी। आज दिलीप भी उसे मिलने आया था और उसके लिए बहुत ही सुंदर फूलों का गुलदस्ता भी लाया था। दिलीप ने गुलदस्ता देते हुए साधना से कहा, साधना, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी स्थिति पर दया करके तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता था, मगर कहने की हिम्मत आज कर पाया हूँ। साधना इतने समय में दिलीप को अच्छे से पहचान चुकी थी, क्योंकि दिलीप ही वह इंसान था जिसने साधना के बुरे वक्त में भी उसका साथ दिया था। साधना ने कहा, सोच लो, मैं अपनी बेटी को भी अपने से दूर नहीं कर सकती। तुम्हें बीवी के साथ साथ बेटी को भी स्वीकार करना होगा। दिलीप ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी छोड़ो, तुम हाँ करो तो मैं तुम्हारे इन भाई भाभी को भी स्वीकार करता हूँ। दिलीप की बातों से सभी जोर जोर से हंसने लगे। सबने भावना को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की कोशिशों के कारण घर की खुशियाँ घर में लौट कर आई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने कहानी के बाकी 3 भाग नहीं देखे हैं
तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।